अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे बायो एनर्जेटिक्स का चैप्टर और इसके जो लर्निंग आउटकम हैं हम उनको देख लेते हैं। एक है जी हमारे पास फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इंक्लूड लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शंस, हम उनके स्टडी करेंगे। डार्क रिएक्शन या फिर कैल्विन साइकिल ये होगा, इसको हम स्टडी करेंगे। देन द फैक्टर्स इफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस लाइक द लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। और उसके बाद हम देखेंगे रेस्पिरेशन को, रेस्पिरेशन एंड इट्स टाइप्स, एरोबिक एंड एनारोबिक, और उसके ऊपर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है कि हमारे पास जो इंट्रोडक्शन है फोटोसिंथेसिस का, वो हम कहते यूँ हैं। बायोएनर्जेटिक्स क्या है? बायोएनर्जेटिक्स इज एक्चुअली क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप्स एंड एनर्जी कन्वर्जन। हम कहते हैं एनर्जी रिलेशनशिप्स एंड एनर्जी कन्वर्जन इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स, इसको हम कहते हैं बायो एनर्जेटिक्स। बायो मीन्स लाइफ, एनर्जेटिक्स का मतलब है एनर्जी रिलेटेड एक्चुअल थिंग्स। ठीक हो गया जी। अच्छा, अगर हमारे पास 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज की हमने ब्रेक डाउन करनी है या फॉर्मेशन करनी है, तो हमें इतने किलो कैलोरीज अमाउंट में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। 717.6 किलो कैलोरीज। फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन देख लेते हैं। 6 CO2 प्लस 12 H2O प्लस एनर्जी, इससे क्या बनता है? ग्लूकोज एक तो बन जाती है, और इस तरह से एक ऑक्सीजन बन जाती है, और वाटर। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे वाटर रिएक्टेंट के अंदर भी मौजूद है और प्रोडक्ट के अंदर भी मौजूद है। तो असल में कहा ये जाता है कि कुछ रिएक्शंस में वाटर एज अ रिएक्टेंट यूज़ होता है और कुछ में एज अ प्रोडक्ट फॉर्मेशन की जाती है। तो इस तरह से हम इनको अगर यूनिवर्सली लिखना हो तो हम दोनों साइडों पे ही मेंशन कर देते हैं। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स को देख लेते हैं जी, कि लाइट से क्या इफ़ेक्ट होता है। जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर लाइट का। तो असल में इसको याद रखने का ये तरीका होता है, इसको कहते हैं विबग्योर। तो वायलेट, ब्लू, ऑरेंज, रेड जो होते हैं ना, ये मेजर रोल होते हैं इनके फोटोसिंथेसिस के अंदर। किसके जी? वायलेट, ब्लू, ऑरेंज और रेड। देन हम कहते हैं जी कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है। चूँकि इन्वायरमेंट के अंदर हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है दैट इज़ 0.03 या 0.04%। और एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रही है? एक्चुअल में एयर से आ रही है। एक्वेटिक कम्स फ्रॉम द बाइकार्बोनेट्स। अगर एक्वेटिक की पूछ लेते हैं वो, तो वो कार्बोनेट्स, सॉल्युबल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट से आती है। और वाटर के अगर सोर्स पूछते हैं, तो वाटर हम कहते हैं जी कि बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। हम कहते होते हैं कि वाटर के डिफरेंट सोर्सेज हो सकते हैं, वो हम आगे उनको इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम ये देखते हैं कि वाटर के बारे में क्या था। हमारे पास एक हाइपोथेसिस दिया था वेन नेल साहब ने। उन्होंने कहा था कि जो हमारे पास पीछे फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है, कि इसके अंदर ये जो ऑक्सीजन के अंदर हम कहते हैं कि ये ऑक्सीजन है, ये कहाँ से आया एक्चुअल में। तो हम कहते हैं कि देखें, पीछे आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद है, उसमें भी ऑक्सीजन का एटम है, मॉलिक्यूल की फॉर्म में है। इसी तरह वाटर के अंदर भी ऑक्सीजन मौजूद है। तो हमने ये सोचा कि ये जो ऑक्सीजन आई है इन्वायरमेंट के अंदर कैमुलेट हुई है या फ्री फॉर्म में आई है, ये कहाँ से आई है? क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड से आई है? क्या ये वाटर से आई है? तो इसके लिए दो एक्सपेरिमेंट किए गए थे। एक में ऐसा किया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन यूज़ की, वहाँ पे इसका आइसोटोप यूज़ किया गया 18, जो कि हैवी आइसोटोप था। और एक में एक एक्सपेरिमेंट यानी कि 1 के अंदर ये किया गया, और 2 एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या किया गया कि वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन यूज़ हुई उसका हैवी आइसोटोप को यूज़ किया गया। तो देखा ये गया कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, जिस एक्सपेरिमेंट में कार्बन के अंदर हमने ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन का हैवी आइसोटोप रखा, उसमें जो ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में बनी वो हमारे पास हैवी नहीं थी, वो नॉर्मल थी, ऑक्सीजन 16। और जब हमने वाटर में इसको रखा है, इस एलोटोप को, इस आइसोटोप को, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट में बना था ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में, उसके अंदर वो मौजूद थी। तो हमने कहा कि चूँकि ये इस फॉर्म में आई है, वाटर से ही आई होगी, तो इस वजह से ये था वेन नेल हाइपोथेसिस। ऑक्सीजन कम्स इन द एयर फ्रॉम वाटर, नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है जी। तो ऑक्सीजन इन द एनवायरनमेंट कम फ्रॉम वाटर, नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, proved by 2 experiments using heavy isotopes of oxygen by वेन साहब।
फोटोसिंथेसिस के अंदर होता क्या है जी, हम कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस को अगर हम डिवाइड करें उसके डिफरेंट स्टेप्स में, तो हम कहते हैं कि लाइट, पहले स्टेप में ऐसा होता है कि लाइट एनर्जी से एटीपी और एनएडीपीएच बनते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, दूसरी बात यह है कि इनसे दूसरे स्टेप में कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट एक्चुअल में क्या है, समझ लें कि फूड बन जाता है। तो पहले स्टेप से दूसरे स्टेप के अंदर इसको हम कहते हैं कि ये क्या है जी, इसको हम कहते हैं कि ये लाइट डिपेंडेंट, फर्स्ट स्टेप इज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, और इसको हम कहते हैं एनर्जी कन्वर्जन। देखिए एनर्जी कन्वर्जन का क्या मतलब है, इसका सिंपली ये मतलब होता है कि लाइट एनर्जी की फॉर्म में थी और यहाँ पे अब एटीपी का मतलब है ये अब बॉन्ड के अंदर स्टोर हो गई लाइट, यानी कि एटीपी बन चुका है ना, फॉस्फेट बॉन्ड, हाई रिएक्टिव, हाई एनर्जी कंटेनिंग। तो हम कहते हैं कि लाइट एनर्जी इज चेंज इनटू एटीपी। तो ये लाइट कन्वर्जन हुई है, ठीक है जी। एंड द सेकंड इज द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, जो दूसरा है उसको डार्क रिएक्शन, कैल्वन साइकिल भी कहते हैं और C3 पाथवे भी कहते हैं। C3 का मतलब, क्योंकि ये है जो प्रोडक्ट बनी, ये भी MCQ पूछा हुआ है UHS ने, प्रोडक्ट जो बनी है हम कहते हैं वो है हमारे पास G3P, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि एक्चुअल में ना वो 3 कार्बन कंटेनिंग प्रोडक्ट है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये C3 पाथवे है ड्यू टू इट्स प्रोडक्ट। वो डिफरेंट ऑप्शन दे सकता है, ड्यू टू इट्स रिएक्टेंट, ड्यू टू एनीथिंग। तो आपने क्या बताना है, प्रोडक्ट की वजह से ऐसा होता है जी। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन फेज़ है। अच्छा जी, अब हम इनके अंदर डिफरेंस देख लेते हैं और फिर हम इनका डायग्रामेटिक भी डिफरेंस देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो पॉइंट्स हैं इसके अंदर, लाइट रिएक्शन के अंदर जो हम कहते हैं कि वाटर इज़ अ रिएक्टेंट, और जो डार्क रिएक्शन उसमें कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ रिएक्टेंट। ठीक है जी। और ये कहाँ पे होता है, चूँकि वाटर इज़ अ रिएक्टेंट, लाइट रिएक्शन है तो ग्रेना में होगा, क्योंकि ग्रेना के अंदर ही जो थैलाकॉइड्स होती हैं उनके अंदर आपने पढ़ा था कि क्लोरोफिल एम्बेडेड होते हैं, जो कि ग्रीन पिगमेंट होता है और वही लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और ये स्ट्रोमा में होते हैं। ये एनर्जी कन्वर्जन फेज़ है, ये एनर्जी कंजर्वेशन है, लाइट डिपेंडेंट है, लाइट इंडिपेंडेंट है। देन और NADPH और ATP बनते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं डार्क रिएक्शन के। तो असल में अगर पूछा जाए कि कार्ब्स आर प्रोडक्ट, जो कार्ब्स हैं वो प्रोडक्ट हैं, तो एक्चुअल में आपको अगर फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन में दिया और डार्क रिएक्शन में दिया, तो आपने कहना है जी कि डार्क रिएक्शन के प्रोडक्ट हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक होगी। जो डायरेक्ट प्रोडक्ट ग्लूकोज नहीं है, ये वाली बात भी आपने याद रखनी है, ग्लूकोज डायरेक्टली नहीं बनती, डायरेक्ट प्रोडक्ट है G3P। इसलिए हम कहते हैं ये, आप अगर हम ट्राईओज की बात करें, जो ट्राईओज था 3 कार्बन कंटेनिंग शुगर, तो ये डायरेक्ट प्रोडक्ट होते हैं जी। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि इसके अंदर आपके पास लाइट एनर्जी यूज़ हुई है, ये हमारा फोटो सिस्टम पड़ा हुआ है सारा, ये इसके अंदर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये सारे क्या है, फोटो सिस्टम है, और ये P680 है, ये फोटो सिस्टम 2 इसको हम कहते हैं। ये वेवलेंथ, जिस वेवलेंथ को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, चूँकि उसकी वेवलेंथ थी 680 नैनोमीटर, तो इस बेस पे हम कहते हैं कि ये 680 नैनोमीटर है, और ये फोटो सिस्टम 1 है, और ये 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करके अपनी इलेक्ट्रॉन एक्साइट करवाता है, और ये फोटो सिस्टम 1 है। अच्छा, ये था एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट के लिहाज से नाम उसका P680 और P700, और फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 किस बेस के ऊपर है, डिस्कवरी की बेस पे। ये पहले डिस्कवर हो गया और ये बाद में डिस्कवर हुआ था। अब होता कुछ इस तरह से है कि जो लाइट एनर्जी है वो पड़ती है फोटो सिस्टम के ऊपर। तो फोटो सिस्टम के ऊपर से क्या होता है जी, हम कहते हैं कि एक्चुअल में फोटो सिस्टम के ऊपर पड़ने से यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं। ठीक है जी। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं एक्चुअल में ये एक्साइट होते हैं, तो इसको जो 2 इलेक्ट्रॉन कौन कौन देता है एक्चुअल में, फिर उसके रिजल्ट में वाटर कम्प्लेक्स टूटता है, वाटर टूटता है, वाटर से 2H पॉजिटिव आयन बनते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है वाटर, इस फॉर्म में HO और H। तो जब ये वाटर टूटता है एक्चुअल में, तो ये इस तरह से बनता है, यानी कि ये 2H पॉजिटिव आयन हमें दे देता है, प्लस जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग से बनता है ना, तो यहाँ पे आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, वो उसकी कमी को पूरा करते हैं, फोटो सिस्टम की कमी जो यहाँ पे हो रही थी। और इसके बाद जो ऑक्सीजन है वो आपके पास, यानी कि वो भी एज अ प्रोडक्ट बन जाती है। इसको फोटोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस कहते हैं, वाटर की ब्रेक डाउन।
तो यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन इधर से इजेक्ट हुए थे, उनकी कमी तो वाटर ने पूरी किया, वो वाले इलेक्ट्रॉन किधर जाएँगे, वो एक्चुअल में हाई एनर्जी स्टेट में चले जाएँगे। अब जो हाई एनर्जी स्टेट में जाएँगे, तो वो सबसे पहले डिफरेंट एक चेन रिएक्शन से एक्चुअल में गुजरते हैं, को हम कहते हैं प्लास्टोक्यूनिन, फिर हम कहते हैं प्लास्टोसाइनिन। आफ्टर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से गुजरने के बाद वो गुजरते हैं प्लास्टोसाइनिन से। अच्छा जी, पीसी इसको कहते हैं और ये पीक्यू होता है। तो इनमें से गुजरने के बाद ये फोटोसिस्टम 2 के पास जाते हैं। अब ये जब हाइड्रोजन आइंस और डिफरेंट सब्सटेंसेस ये साइटोक्रोम कम्प्लेक्स में से गुजर रहे होते हैं ना, तब एटीपी की फॉर्मेशन करते हैं। और ये 2020 का एमसीक्यू है। एटीपी फॉर्मेशन कब होती है, जब वो साइटोक्रोम कम्प्लेक्स में से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। ये वाली बात आपने याद रखनी है। यहाँ से फिर वो आगे जाते हैं और जिसको फोटोसिस्टम 1 के ऊपर जाते हैं। तो उसके बाद वो कहाँ पे जाते हैं जी, फेरिडॉक्सिन प्रोटीन में जाते हैं। फेरिडॉक्सिन के बाद NADP पॉजिटिव और H के साथ मिलकर NADPH बना देते हैं। और देखें इसमें आपके पास NADPH बना और इसके रिज़ल्ट में फोटोसिस्टम 2 के रिज़ल्ट में ATP बना, फोटोसिस्टम 1 के रिज़ल्ट में NADPH बना। ठीक है जी। तो 2 प्रोडक्ट हमारे पास लाइट रिएक्शन के बनते थे, जो हमने पीछे बात पढ़ी। तो ये बात थी इसके बारे में। अच्छा, अब ये वाली बात भी आपने याद रखनी है कि जो फेरिडॉक्सिन है ये आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है और बाकी सारे क्या हैं, उनको कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन भी कहते हैं। यहाँ पे देखें वो था हमारे पास नॉन साइक्लिक, अब ये हमारे पास है साइक्लिक। साइक्लिक में क्या होता है कि फोटोसिस्टम 1 में से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए थे वो इंस्टेड ऑफ के आगे वाले चेन में जाते, मतलब उन्हें जाना चाहिए था ना फेरिडॉक्सिन वाली साइड पे और आगे NADPH के पास, और लेकिन वो उधर नहीं जाते एक्चुअल में। यानी कि वो उधर से हम कहते हैं कि जब वो इधर नहीं जाएंगे बल्कि इधर से वापस आ जाएंगे यहाँ पे फेरिडॉक्सिन के ज़रिए इधर, और उसके बाद वापस इसी पाथ के ज़रिए दोबारा से इधर आ जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं कि ये हो जाता है साइक्लिक पाथवे। ठीक है, यहाँ पे बस डायरेक्शन थोड़ी सी रिवर्स कर दी है। तो फेरिडॉक्सिन के बाद ये देन आते हैं प्लास्टोक्यूनिन से साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में, फिर ATP फॉर्मेशन करवाते हैं। यानी कि ये कब होता है एक्चुअल में ना, ये होती है ट्रांजिशन स्टेट। इसको कहते हैं कि जब ATP कम हो जाए ना और NADPH ज़्यादा हो जाए सेल के अंदर, तो तब ये वाला प्रोसेस होता है। अदरवाइज़ ये वाला प्रोसेस नहीं होता, नॉर्मल कंडीशन में ये नहीं होता। देन ये क्या होता है, वापस जब तक एनर्जी ATP की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती तब तक ये साइक्लिक चलेगा, नहीं तो नॉर्मल हो जाएगा, नॉन साइक्लिक हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैल्विन साइकिल या डार्क साइकिल हमारे पास, इसको हम कहते हैं कि ये हमारा डार्क रिएक्शन स्टार्ट हो गया। पहले हमारे पास लाइट रिएक्शन थे, लाइट रिएक्शन में 2 तरह के, हमने साइक्लिक और नॉन साइक्लिक पढ़े। अब हम डार्क रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहली बात आपने इसमें याद रखनी है कि यहाँ पे 3 स्टेप होते हैं। पहले को हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, फिर हो जाती है रिडक्शन, और देन आ जाती है रीजनरेशन ऑफ द स्टार्टिंग मॉलिक्यूल, यानी कि जो इस मॉलिक्यूल ने स्टार्ट किया था उसकी रीजनरेशन हो जाती है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, हम कहते हैं कि डार्क रिएक्शन का रिएक्टेंट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को, रुबिस्को हम कहते हैं मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ। ठीक है जी। एंजाइम, ये एक ऐसा एंजाइम है जिसको हम कहते हैं कि अब ये इसके ऊपर जब एक्शन करता है तो उसको ये 3PGA फास्फोग्लिसरिक एसिड या फास्फोग्लिसरेट हम कहते हैं इसको, तो इसकी फॉर्मेशन कर देता है। अच्छा, अब इसके बाद क्या होता है कि अब ये देखें इसके अंदर 3 मॉलिक्यूल है, इसका मतलब है ये 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन ये, और ये एक्चुअल में मिलता है RUBP के। ठीक है जी, राइबोलोज बिस फॉस्फेट के साथ एक्चुअल में ये मिलता है, और राइबोलोज बिस फॉस्फेट के साथ मिलने के बाद ये हमारे पास देखें राइबोलोज बिस फॉस्फेट के अंदर कितने कार्बन है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है जी, 5 के साथ अगर ये 3 मॉलिक्यूल मिलते हैं तो ये कितने बन जाते हैं जी, 8। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे 5 हैं और ये 3 मॉलिक्यूल्स हैं, एक के अंदर 5 हैं, 15 और 3 18 हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल बन जाएंगे और हर के अंदर 3 कार्बन हैं, तो ये भी 18 कार्बन, यानी कि स्टार्टिंग में भी टोटल 18 कार्बन थे और इधर भी आके 18 कार्बन आपके पास अचीव हो जाते हैं। तो ये हम कहते हैं कि राइबोलोज बिस फॉस्फेट के ऊपर जो एंजाइम ने एक्शन किया, ठीक है, उसको हम कहते हैं कि वो एंजाइम कौन सा है, रुबिस्को है। ठीक है जी। और ये वाला जो रुबिस्को एंजाइम्स होता है,
रुबिस्को एंजाइम मैंने आपको बताया अबंडेंट ज़्यादा होता है। अब क्या होता है, ये जो फॉस्फेट है ना, एक्चुअल में हम कहते हैं कि ये फॉस्फेट इनमें से निकाले जाते हैं। तो एक्चुअल में अभी तक सॉरी इसके अंदर एटीपी को ऐड किया जाता है और फॉस्फेट, यानी कि अभी ये वन सिर्फ है, एक साइड पे ऐड है। अब हम इसको एटीपी इस ऐड करेंगे तो ये दोनों साइड पे पी ऐड हो जाएगा, यानी कि हम इसको कहते हैं कि ये इससे क्या होगा कि उसकी फास्फोराइलेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये फास्फोराइलेशन करवाने के काम आता है, एटीपी मॉलिक्यूल इसमें यूज़ होता है। ये वाली बात आपने याद रखनी है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है जी, इसको हम कहते हैं कि ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट है, ठीक है, ये चेंज हो गया है, या फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, ये चेंज हो गया है। अब हमारे पास जिस स्ट्रक्चर में अब एटीपी यूज़ कर लिए, फॉस्फोराइलेट हो गए, दोनों साइडों में फॉस्फेट आ गए। अब हमने इसके साथ क्या किया, 6NADPH को यूज़ किया, जो हमारे पास लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट थे, और उसके रिजल्ट में 6NADP पॉजिटिव और 6Pa इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बन गया। और ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो 3PGA था और ये G3 बन गया, यानी कि ये ग्लिसरेट की बजाय अब ये क्या हुआ है, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन जाता है। और देखें, ये देखें, ये एसिड है, यानी कि जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड आपने पढ़े, तो ये उस तरह कार्बोक्सिलिक एसिड है, और उससे एल्डिहाइड का बनना, देखें जी, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, तो ये एल्डिहाइड है। अब आपने बताना है कि ये ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है। तो देखें जी, यहाँ पे ये रिडक्शन हो रही है, इस बेस पे हम कहते हैं कि यहाँ पे ये रिडक्शन हुई है। अब यहाँ से एक्चुअल में हम करते इस तरह से हैं, ये जो 6 मॉलिक्यूल्स हमारे पास बनते हैं, इसमें से एक को सेपरेट कर लेते हैं, G3P को, और जब एक को सेपरेट किया, इस तरह दूसरा साइकिल चलता है, तो 2 को यूज़ किया, और 2 को यूज़ करने के बाद ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमारे पास बन जाता है। बाकी जो 5 मॉलिक्यूल होते हैं वो नेक्स्ट साइकिल के अंदर प्रोसीड करते हैं। और आगे क्या होता है जी, कि हम इसमें से PI चूँकि यूज़ किया, अब हम इसमें क्या करेंगे, 3 ATP मज़ीद यूज़ करेंगे इसकी जो फास्फोराइलेशन कराने के लिए। जब 3 ATP यूज़ कर लेंगे, देखिए ये 5 मॉलिक्यूल थे, ठीक है, और हर मॉलिक्यूल के अंदर यानी कि कार्बन थे, ये 5 × 3 15 कार्बन, ठीक हो गया जी। अब हमारे पास दोबारा से हमने 3 इसके अंदर ATP यूज़ किए और फॉस्फेट को ऐड करवाया, तो इस तरह से हम कहते हैं कि ये राइबोलोज बिसफॉस्फेट बन गए। यानी कि सिंपल 3 कार्बन है ना, तो पहले एक साइड पे P लगा हुआ था, तो अब यानी कि पहले इसमें क्या था, एक साइड पे P, ऐसे जैसे 3 कार्बन है, तो एक साइड पे इनके P लगा हुआ था। हम कहते हैं जी कि अब क्या होगा कि दोनों साइडों पे P लगा, यानी कि अब ऐसे है ना, ये सिंपल P लगा हुआ था, लेकिन अब क्या हुआ है, अब दोनों साइडों पे P लगा हुआ है। तब हमने ये ATP ने क्या करवाया, ये फॉस्फेट का एडिशन कराया है एक्चुअली, तो ये RUBP दोबारा रीजनरेट हो जाता है। तो ये था हमारे पास कैल्विन साइकिल। इसमें आपने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड एज अ रिएक्टेंट यूज़ हुई, ठीक है, डिफरेंट एंजाइम की मदद से, लाइक रुबिस्को है, एंड ATP और NAD हमने क्या यूज़ किए, देखें हमारे पास जो प्रोडक्ट थे लाइट रिएक्शन के, उनको भी यहाँ पे एज अ रिएक्टेंट यूज़ किया, और अल्टीमेटली हमारा टारगेट क्या अचीव हुआ, G3P मॉलिक्यूल। यानी कि एक दफ़ा कैल्विन साइकिल होगा तो ग्लूकोज की फॉर्मेशन नहीं होगी, G3P की फॉर्मेशन होगी, ट्राइओज की फॉर्मेशन होगी, तो 2 दफ़ा ये साइकिल चलेगा और जिससे ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो रेस्पिरेशन नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।